फ्रेंड्स, साक्षी कोचिंग सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 1 का सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का जो पहला चैप्टर आपका भौगोलिक स्थिति पर्यावरण जन व प्रमुख संचार मार्ग था उसको पढ़ रहे थे। और ये जो वीडियो है ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है पहले ही डाल दिए हैं जो पढ़ाए थे, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कहाँ तक आपका हुआ था। तो हम लोग बताए थे भौगोलिक स्थिति पढ़े थे भारत का, जो भारतीय इतिहास को प्रभावित कर रहे थे। तो भारतीय इतिहास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौगोलिक स्थिति थे? तो पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और दूसरा उत्तर का विशाल मैदान या विशाल उत्तरी मैदान, और तीसरा जो था वो दक्षिण का पठार भाग था। तो ये जो तीन जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये तीन बिंदु जो है भौगोलिक स्थिति में आता है, जो भारतीय इतिहास पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो हम लोग पहला वीडियो में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है उसके सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए थे और बढ़िया तरीके से समझ लिए थे। आज हम लोग जो है इस वीडियो में उत्तर का विशाल मैदान को देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी बिंदु आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, बताए थे कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे हिमालय है, और ये हिमालय के अगल बगल में जो रहने वाले जितने भी क्षेत्र में है उसको पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। पर्वत के अगल बगल में रहने वाले क्षेत्र को पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। और ये क्या करते थे, हमारे आक्रमणकारियों से रक्षा करते थे, इनसे हमारे आर्थिक लाभ भी होते थे। ये सब सारा चीज़ जो है पहला पार्ट में कवर कर दिया गया है। तो ये हिमालय के बाद जो आता आपका ये जो देख रहे हैं आप समतल मैदान, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, समतल मैदान या विशाल उत्तरी मैदान। तो हम लोग आज इस पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे और शुरू करते हैं। आप कि जैसे पहले भारत का आप मानचित्र बना लीजिए, और भारत का मानचित्र बनाने आपको आना भी चाहिए, क्योंकि ये आपको आंसर राइटिंग में अगर थोड़ा सा बना करके इसको दर्शा दीजिएगा तो फिर ये आपको मतलब कि इसमें जो आपको जो आंसर का जो नंबर है वो बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। आप उतना बढ़िया से नहीं, लेकिन फिर भी आप इस तरह से बना दीजिए ताकि कॉपी चेक करने वाले को लगे कि हाँ बंदे में नॉलेज है या पढ़ा है, रट करके नहीं आया। तो आप इस वाला जो भाग जो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग ही जो क्या कहलाता है, ये कहलाता आपका उत्तर का या उत्तरी विशाल मैदान। इसको उत्तरी विशाल मैदान भी कहते हैं। और जो हम लोगों ने पहला पार्ट जो पढ़ा था उसमें भी उत्तर का विशाल मैदान लिखे थे। तो आप इस एक ही बात हुआ, या आप इसको उत्तर का समतल मैदान भी कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा विशाल है ना। और इतना बड़ा ये विशाल मैदान है कि भारत का जो जितना भी कृषि होता है वो लगभग अधिकांश ये इन्हीं भागों में होता है। इसलिए इसको जो है उत्तरी विशाल मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र को, भारतीय उपमहाद्वीप का ये वाला जो क्षेत्र है इसको हृदय स्थल माना जाता है ना। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उत्तरी विशाल मैदान का भारतीय इतिहास के प्रभाव पर, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान का भारतीय इतिहास पर प्रभाव। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि पहला पॉइंट इसमें जो है
उत्तरी विशाल मैदान का जो है भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कि कृषि, उद्योग और व्यापार के केंद्र। ठीक है, तो कृषि, उद्योग और व्यापार के केंद्र। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये उत्तर भारत का उत्तरी विशाल मैदान है, यहाँ पर कृषि क्यों ज़्यादा होता था, क्योंकि यहाँ पे आप पहला वीडियो में पढ़े कि यहाँ हिमालय है और हिमालय में बहुत सारे बर्फ़ जमा होते हैं, तो उससे क्या होता है, नदियाँ बनती है। और फिर वो नदियाँ जैसे गंगा हो गया आपका, है ना, सिंधु नदी हो गया, तो ये जो नदियाँ जो है बह करके जो है वो या तो बंगाल की खाड़ी में, इधर आपको बताए थे कि इधर क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका अरब सागर है, और इधर नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ से जो नदियाँ बहती है वो बंगाल की खाड़ी या तो फिर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो वो तो नदियाँ वार्षिक होती है, जो हिमालय से निकलती है वो कभी सूखती नहीं है। आप गंगा नदी को कभी सूखते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो बहती रहती है, वहाँ बर्फ़ पिघलता है, फिर उसमें पानी की मात्रा बढ़ता है, फिर वो आगे बढ़ते रहता है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसी तरह मौसमी भी नदी होता है, जो उन वार्षिक नदियों का सहायक मिल करके उसको और ज़्यादा घना बना देता है। तो मौसमी नदियाँ भी जो है वो बहुत सारी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा हालांकि दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब इतनी सारी नदियाँ एक जगह मिलती है तो उधर से जो है ऊपर, जो भारत का जो ऊपरी वाला भाग है, कई सारे जो है मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को ला करके जमा कर देता है। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को कृषि करने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि उसको उपजाऊ मिट्टी मिल जाता है। उपजाऊ मिट्टी मिलने के बाद वो अपनी अच्छी तरह से फसल उगा सकते हैं। और ये सभी को पता होगा कि जहाँ पे कृषि होता है वहाँ उद्योग, कल कारखाने लगते हैं। ब्रिटेन का अगर बात करें हम, तो 1730 में वहाँ औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था। और औद्योगिकरण क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसको कच्चे माल के जो है ज़रूरत पड़ने लगी थी, और वो जिस जिस देशों को गुलाम बनाया था वहाँ पे उसको कच्चे माल के जो संसाधन थे वो बहुत सारे मिल रहे थे। इसी कारण औद्योगिकरण इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया, और कई सारे कच्चे माल जो है वहाँ पे लेकर के तैयार किया गया। तो जो कृषि जो होता है वो कच्चा माल उससे प्राप्त होता है, और कच्चा माल से जो है उसको नए वस्तु तैयार करने में उसको जो है कौन मदद करता है, उद्योग करता है। तो उद्योग भी होगा और व्यापार, तो कृषि जहाँ होगा, उद्योग होगा, तो वहाँ व्यापार, बाजार, मार्केट, ये सब तो होगा ही। तो इसलिए जो है उत्तरी विशाल मैदान का भारतीय इतिहास में बहुत प्रभाव है कि यहाँ पे कृषि किया जाता है, उद्योग भी इसी मैदान पर फूला फला, और व्यापार के केंद्र भी इसी मैदान पर बढ़े या वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप इसको बना करके लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं, आसान आसान पॉइंट जो आपको याद हो सके। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, विशाल साम्राज्यों की स्थापना और उसका उत्थान एवं पतन का केंद्र। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है कि विशाल साम्राज्य की स्थापना और उसका उत्थान पतन का केंद्र, कहने मतलब है कि अगर यहाँ पे उपजाऊ होगा तो लोग यहीं पे आके ज़्यादा बसेंगे, क्योंकि लोगों को खाना, पानी और क्या चाहिए, छत चाहिए। तो खाना उसको तो वहीं मिलेगा जहाँ पे वो उपजाऊ कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। तो अगर कृषि इधर कर रहा है तो लोग की भी जनसंख्या भी इधर ही बढ़ेगा, और जब यहाँ जनसंख्या बढ़ेगा तो फिर अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना भी होगा। तो आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में जो अधिकांश जनपद है, जैसे हो गया राजगिरी हो गया, है ना, उसके बाद कौशल हो गया,
और भी बहुत सारा वज्जी है, मत्स्य है। तो इन सारे जो 16 जनपद में अधिकांश जो जनपद है वो यहीं पे स्थापना हुआ। तो इसलिए विशाल साम्राज्य की स्थापना कि आप मगध पढ़े होंगे तो मगध देखे बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, जिसमें 7 वंशों ने राज्य किया था। हर्यक वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, बहुत सारे ऐसे थे, 7 थे। तो मौर्य वंश उसमें सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो इसी मैदान में विशाल साम्राज्य की स्थापना भी हुआ और उसका उत्थान भी हुआ, यानी मौर्य वंश जो पहले नहीं था वो धीरे धीरे यहीं पे पनपा और उसका पतन भी क्या हुआ, यहीं हुआ। तो बहुत सारे विशाल साम्राज्य की स्थापना भी हुई और फिर उसका पतन भी हुआ, उसका उत्थान भी हुआ और उसका पतन भी हुआ, मतलब खत्म हो गया, उस वंश जो है खत्म हो गया। तो दूसरा पॉइंट में आप यहाँ पे इसको बना के लिख सकते हैं कि उत्तरी विशाल जो मैदान है यहाँ पे बहुत सारे साम्राज्यों की स्थापना हुआ। जैसे हम 16 महाजनपदों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा महाजनपद मगध था और मगध में 7 वंशों ने यहाँ पे शासन किया था, जिसमें से मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा वंश था, है ना, जिसका उत्थान यहीं पे हुआ और पतन भी उसका हुआ। तीसरा पॉइंट जो हम लोग बता सकते हैं वो बता सकते हैं शिक्षा, कला तथा साहित्य के केंद्र। अब देखिए, जहाँ पे विशाल साम्राज्य की स्थापना होगा वहाँ बड़े बड़े राजा रहे होंगे। अब इन राजाओं को बहुत चीज़ों का शौकीन था, जैसे कला का शौकीन था, चित्रकारी, कला में चित्रकारी आ जाता है, संगीत आ जाता है, तो गाना सुनने में, गीत सुनने में, चित्रकारी करने में, है ना, ये सब चीज़ें का उसे उन लोगों को आनंद आता था ये सब चीज़ों को करने में। तो कला का भी विकास इसी उत्तरी विशाल मैदान में हुआ। फिर साहित्य का विकास कहने का मतलब है कि लोग भी जो यहाँ पे जब रहे होंगे तो बड़े बड़े जो राजाओं के सामने बड़े बड़े बाहर से भी यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, है ना, जैसे फाहियान आया था, मेघासनीज आया था जिसके द्वारा इंडिका लिखा गया था, फिर अल बिरूनी आया था, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए। फिर भारत के भी बहुत सारे ऐसे जो थे बड़े बड़े विद्वान सब जो राजाओं के दरबार में रहते थे, उन्होंने अलग अलग किताबों की रचना किया, जिसको हम लोग साहित्य बोलते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का जो लेखक कौन था, कौटिल्य, चाणक्य, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे उत्तरी विशाल मैदान में साहित्य का भी विकास हुआ और शिक्षा का भी। जैसे अगर यहाँ हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये पुराने समय में विश्व प्रसिद्ध ये विश्वविद्यालय हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा का जो माध्यम होता है वो उसी जगह पे होगा ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं तो शिक्षा का केंद्र इधर होगा। जहाँ लोगों की घनी आबादी रहेगी वहीं पे शिक्षा का केंद्र होगा। तो शिक्षा, कला तथा साहित्य के केंद्र भी इसी जगह पे हम लोग देखते हैं कि यहीं पे उत्थान हुआ है। चौथा पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो देखेंगे कि सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र। सभ्यता एवं संस्कृति केंद्र का कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे लोग बसे, लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यताएं बसी। सिंधु सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे और फिर जो आर्य सभ्यता है उसके बारे में पढ़े होंगे। तो जैसे जैसे लोग यहाँ पे रहने का शुरुआत किया वैसे वैसे सभ्यता और संस्कृति बदलते गए। जैसे भारत की सभ्यता अगर हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता में, तो यहाँ मुस्लिम लोग यहाँ पे नहीं रहा करते थे। और जो पहला वीडियो जो चैप्टर में हम पढ़ा है कि इधर से जो ये पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो इधर से ही इंटर गए, तो धीरे धीरे यहाँ मुसलमान आ गए और फिर यहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया
और फिर बहुत सारे हिंदू जो है मुस्लिम बने भी। जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ में आएगा कि बहुत सारे जब भारतीय धर्म कर्म कांडों से जो है परेशान हो गए थे तो फिर वो बहुत सारे इस्लाम धर्म को भी कबूल कर गए थे। हालांकि ज़्यादातर इस्लाम धर्म जो है मुसलमानों के दो जो शासक रहा करते थे, जैसे औरंगजेब हो गया, तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो है वो इस्लाम का जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान को रख करके दबाव डालते थे कि आप मानिए इसको, नहीं तो फिर आपको मार देंगे। तो इस तरह की बातें जो है सुनने में आता है और किताबों में पढ़े भी होंगे आप लोग। तो यहाँ से जो है पहले आए और फिर यहाँ पे अलग अलग सभ्यता संस्कृति भी बदलते गए। पहले कुछ और था, अब संस्कृति यहाँ पे कुछ और है। और फिर देखिए कि उत्तर विशाल मैदान का जो सभ्यता एवं संस्कृति थोड़ा में बदलाव हो गया कि पहले यहाँ पे हिंदू रहा करते थे, फिर बाद में अब देखिए कि अब भी मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, जैन धर्म के भी लोग हैं। तो अलग अलग सभ्यताओं का यहाँ विकास हुआ, संस्कृतियों का। दक्षिण भारत में अभी भी ज़्यादातर हिंदू ही है, क्योंकि ये जो पठार होने के कारण इधर से इधर जो शासक हुए दिल्ली के मुस्लिम शासक सब इधर नहीं आ पाए, तो वहाँ पे ज़्यादा सभ्यता संस्कृति बदल नहीं सकी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की अगर संस्कृति भी कोई सजोए है या संजो करके रखा है तो वो दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत के फिल्मों में भी हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे बाहुबली में देखिए वो सब देखने को हमको मिलता है। तो आप हिस्ट्री में इतिहास का जो ये चैप्टर है इसमें लिखना होता है 5-6 पेज लिखना होता है, 5-6 पेज यानी कि 6 गुना 2 12, तब जा कर के आपको फर्स्ट डिवीज़न या 60% से अबव मार्क मिलता है। तो आप इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए और जैसे जैसे हम पढ़ाए हैं या बताएं उसको आप बना के लिखिए और भरपूर लिखिए। एक बार लिखना शुरू कीजिए तो उसको ख़त्म मत कीजिए जब तक जो है 6 पेज अट नहीं जाता है। जो मन में आता है इससे संबंधित सबको लिख दीजिए। ये मैथ थोड़ी ना जो आपका नंबर काट देगा। इतिहास में लिखेंगे आप इतिहास के बारे में तो वो नंबर आपको मिलेगा ही। तो ये मेरा जो आज का जो क्लास जो था ये पार्ट 2 भौगोलिक स्थिति पर्यावरण जन एवं प्रमुख संचार मार्ग, ये पार्ट 2 आज ख़त्म हो गया और इसमें हम लोग उत्तरी विशाल मैदान को कवर किए। फिर इसी तरह हम लोग दक्षिण का पठार लेकर के आएंगे तीसरा वीडियो में, और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ज़्यादा समझ में आ गया, अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरा, और शेयर भी कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा बीते।